आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। लोकसभा इंतखाबात में मिली जबरदस्त अक्सरियत के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी दूसरी मुद्दत के 100 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। ऐसे में इस बात का जायजा लिया जा रहा है कि आखिर वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के 100 दिन किस तरह के थे। मतलब इस सरकार ने जो 100 दिन गुजारे वो 100 दिन किस तरह के थे। इन 100 दिनों में मोदी हुकूमत की क्या कुछ हुसूलियाबियां रही हैं और कहां कहां नाकामी हाथ लगी। शुरुआती 100 दिनों को मरकजी सरकार बड़ी कामयाबी से ताबीर कर रही है, जबकि अपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो इन 100 दिनों को सरकार की नाकामी से अपोजिशन ताबीर कर रहा है। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि सरकार ने गुज़िश्ता 100 दिनों में हकायक को नजरअंदाज किया है और सिर्फ इंतकामी जज्बे से काम किया है। सियासत अपनी जगह, सवाल यह उठता है कि इन 100 दिनों में सरकार की हुसूलियाबियां क्या रही। सरकार ने बज़ाहिर बहुत काम किया है, लेकिन क्या सरकार की कारकर्दगी से अवाम खुश हैं? अपोजिशन का रद्द-ए-अमल क्या है? और इन सब से बढ़कर मुल्क के अमन व अमान को बरकरार रखना भी एक बड़ा चैलेंज है। तो सरकार के इन्हीं 100 दिनों पर आज हम प्राइम डिबेट में तफसील से बात करेंगे। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी दूसरी मुद्दत के 100 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। शुरुआती 100 दिनों को मरकजी सरकार बड़ी कामयाबी से ताबीर कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत की दूसरी मियाद के इब्तिदाई 100 दिन दरअसल तरक्की, एतमाद और बड़ी तब्दीलियों से मामूर हैं। ये 100 दिन विकास के रहे हैं, विश्वास के रहे हैं, देश में बड़े बड़े परिवर्तन के रहे हैं। ये 100 दिन निर्णय के रहे हैं, निष्ठा के रहे हैं, नेक नियत के भी रहे हैं। ये 100 दिन जन संकल्प के रहे हैं, जन सिद्धियों के रहे हैं, जनहित में सुधार के रहे हैं। उधर कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत ने गुज़िश्ता 100 दिनों में हक़ाइक़ को नजरअंदाज किया है और सिर्फ इंतकामी जज्बे से काम किया है। विश्वास उन्होंने प्राप्त किया है, ईडी का विश्वास प्राप्त किया है, सीबीआई का किया है, इनकम टैक्स का किया है। और जहां तक विकास की बात है वो तो आप खुद ही देख रहे हो कि जो हमारी जीडीपी है वो 5% हो गई है। ये तो विकास में जितनी उपलब्धि मैं समझता हूं कि उन्होंने पाई। उन्होंने याद है, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि अगर इकोनॉमी जीडीपी में गिरावट आती है या रुपये में गिरावट आती है, वो आज 72 तक पहुंचने वाला है। तो जो प्रेस्टीज है प्रधानमंत्री, उसमें भी गिरावट आती है। तो वो भी एक इनके हिसाब से विकास की बात है। तो विश्वास हुआ, विकास हुआ। मैं समझता हूं कि ये झूठा प्रचार करते आए हैं, करते रहेंगे और जनता हुआ परखना होगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। कि जो हम देखते हैं वो तो सच होता नहीं, और जो ग्राउंड पे मिलता है वही सच है। और जनता जानती है कि ग्राउंड पे क्या है, जमीन पे क्या है। मोदी सरकार ने 100 दिनों की कामयाबी का बही खाता पेश किया है। सरकार के लिए अभी ये शुरुआत है, आगे सरकार को लंबा सफर तय करना है, जहां सरकार के सामने ढेरों चैलेंजेस हैं। बेरोजगारी, मुल्क की गिरती मईशत, महंगाई और सबसे बढ़कर मुल्क के अमन व अमान को बरकरार रखना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो नरेंद्र मोदी 2 सरकार ने अपने 100 दिन अपने एक तरह से मुकम्मल कर लिए हैं। अब बहस इस बात पर हो रही क्योंकि सरकार लगातार अपनी हुसूलियाबियां गिना रही है, कामयाबियां जो हैं उसे गिना रही कि 100 दिनों में जो कामयाबियां हैं किस तरह से उसने हासिल की हैं, इसे एक तारीख साज बता रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अपोजिशन की बात करते हैं तो अपोजिशन इन 100 दिनों को नाकामी से ताबीर कर रहा है। आखिर सच्चाई क्या है? क्या इन 100 दिनों से अवाम खुश हैं? और यह भी सच्चाई है कि इन 100 दिनों में वाकई में सरकार ने काम किया है, लेकिन अवाम कितने मुतमईन है? अपोजिशन का रद्द-ए-अमल क्या है? अपोजिशन कितना मुतमईन है? आज इन्हीं तमाम नुकात को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे मैं तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर एमएच खान साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फरहत रईस साहब हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं।
अहमद जावेद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस लीडर अखलाक अहमद खान साहब दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करता हूं। मैं सबसे पहले एमएच खान साहब आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि सियासत पे आपकी बड़ी गहरी नजर रहती है, बहुत करीब से आप सियासत को देखते आ रहे हैं, मुल्क की सियासत को। नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी जो बारी है, इसने भी एक तरह से 100 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इन 100 सालों को किस तरह से देखा जाए खान साहब? देखिए, ये 100 दिन जो उन्होंने पूरा किया है, इसमें ऑटो सेक्टर का हाल आपने देखा। अबू हुरैरा साहब, 9 लाख करीब नौकरियां चली गई। मारुति कंपनी है जो गाड़ी बनाती है, उसके 10,000 एम्प्लॉयज को निकाल के बाहर कर दिया। कंपनी बंद होने जा रही है। ये अच्छा काम किया इन्होंने। सबसे अच्छा काम ये किया है कि इसरो जो अभी इसरो में जो वैज्ञानिकों ने इतना अच्छा काम किया है, उनके कर्मचारियों का दाम घटाने जा रहे हैं। उनका कर्मचारियों को वेतन कम करने जा रहे हैं। और दूसरी बात एक देखिए कि इन्होंने एक काम ये किया है कि रूस को आपने दे दिया पैसा, 1 अरब डॉलर दे दिया पैसा, और रिजर्व बैंक से पैसा आपने यहां से निकाल लिया। ये पैसा कहां जाएगा? हमारे आपसे पॉकेट से तो जाएगा, और तो कैसे जाएगा नहीं। रिजर्व बैंक से ले लिया आपने। और दूसरी बात ये देखिए कि जब आप अच्छी बातों को करते हैं तो हम उसका सपोर्ट करते हैं। जैसे आपने 3 तलाक बिल ले आए, हमने सपोर्ट किया। आप 370 धारा लाए, हमने सपोर्ट किया। लेकिन झूठ का ये प्रचार जो कर रहे हैं, ये गलत है। मंदी इतनी ज्यादा है कि उसको 2 लफ्जों में कहा जा सकता है, हर हर मंदी, घर घर मंदी। जो मोदी का नारा लग रहा था, तो आज वो नारा बदल गया है, हर हर मंदी, घर घर मंदी। ये मंदियों का दौर चल रहा है। हिंदुस्तान में रोजगार और जो लोगों का खान पीन है, आप देखिए पेट्रोल के दाम कितने बढ़ा दिए 100 दिन में। सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया है कि अपोजिशन के जो राज्यसभा के सदस्य थे, उनसे ईडी और सीबीआई को डरा करके अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। ये बड़ा काम किया उन्होंने। ये सब काम उनके अच्छे हुए हैं, जिसको जनता समझ रही है कैसे आप कर रहे हैं काम। आज देखिए, देश में पूरा हाहाकार मचा हुआ, कहीं रोजगार नहीं है। आज आपने जो टैक्स लगा रहे हैं गाड़ियों पर, मोटरसाइकिल पर, जो आदमी कार से चल रहा है उसका चालान कट रहा है, मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगाए हुए। आप हर क्षेत्र में फेल हो चुके हैं। 1-2 काम से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, मेरे साथ इस बीच खालिद इबादुल्ला साहब टीएमसी के सेक्रेटरी हैं अक़लियती सेल के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए कोलकाता से। खालिद इबादुल्ला, आपका भी बहुत इस्तकबाल न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं अखलाक अहमद खान साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि कल ही कांग्रेस ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कपिल सिब्बल ने कई बड़े इल्जाम इस सरकार पर लगाए। उन्होंने कहा कि 100 दिन जो इस सरकार के हैं, इसमें सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयां इस सरकार ने की है। आज देखिए, देश में जबरदस्त मंदी है। अभी पॉलिटिकल एनालिस्ट एमएच खान साहब बता रहे थे, मैं पूरी तरह से उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। और दूसरी बात यह है कि आज जिस तरह से मंदी है, मैंने उनको चंद लफ्जों में अपने परोया है, मैं आपसे रूबरू होऊंगा उसी तरह से। अर्थव्यवस्था करके चौपट, मौन बैठी है सरकार, संकट में है कंपनियां, ठप हो रहा है व्यापार। ड्रामे से, छल से, झूठ से, प्रचार करके कपट, जन जन से छुपा रहे हैं। देश की हालत विकट है। आज जो इकोनॉमी का रेट है, वो आप देख सकते हैं कि देश में इकोनॉमी चरमराई हुई है, निचले स्तर पर है। रुपया मंदी की सबसे निचले स्तर पर है। आज देश में जीडीपी का अगर आप देखिए, इसमें क्या होता है, ये हिटलर शाही में जो लिया हुआ फैसला था डिमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का, उसके नताइज हैं। 4 साल पहले पीएम मनमोहन साहब ने कहा था कि देश मेरी बात को याद रखेगा। आज वो पूरा हो रहा है। नहीं, अखलाक अहमद साहब, देखिए अब सवाल ये उठता है कि सरकार की नाकामियों पर ही नजर क्यों रहती है अपोजिशन की? अखलाक साहब, सरकार की नाकामियों पर ही आप लोगों की नजर क्यों है? सरकार ने जो अच्छे काम किए, क्या उन्हें नहीं गिना सकते हैं?
लोकतंत्र में सवाल पूछा जाएगा जो लोग सत्ता में काबिज होंगे। आज देश के हालात कहां पहुंचा दिए, ऑटो सेक्टर कहां है, ऑटो सेक्टर हर मसले पर सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। आज उनका मुंह छुपाने को आप देखिए किस तरह से गुमराह कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, उन्हीं के फॉर्मर चीफ मिस्टर अरविंद सुब्रमण्यम कहते हैं कि ये फैक्चुअल रिपोर्ट्स नहीं है, ये एक्चुअल रिपोर्ट्स नहीं है। 5% से भी कम हो सकता है, 2.5% भी जीडीपी का रेट हो सकता है। देश 17 साल पीछे जो जीडीपी की कहानी थी वहां पहुंच गई। 45 साल पहले पीछे देश की जो है इकोनॉमी को पहुंचा दिया। देश चरमराया हुआ है। आज देश सवाल चाहता है, जो सवाल चाहता है आज मुद्दों से भटकाया जाता है। उस पे जो है कभी नेशनल एंटी नेशनल संघ और विचार बीजेपी की जो विचारधारा है, नफरत डालो और देश में राजनीति करो। ठीक है, फरहत रईस मैं आपके पास आऊंगा। क्या सिर्फ अपोजिशन को सरकार की नाकामियां ही दिखती है? क्या सरकार ने 100 दिनों में जो काम किए हैं, ठीक है आप उनकी तारीफ मत कीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो काम सरकार ने, बड़े काम जो किए हैं, जिस तरह से एमएच खान साहब ने पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि 3 तलाक को हम सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा कदम है, 370 का हम सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा कदम है। मैं ये कह रहा हूं कि अपोजिशन को सिर्फ नाकामी ही क्यों दिखती है फरहत रईस? हम लोगों ने 370 का सपोर्ट किया, लेकिन आज जो कश्मीर के हालात है उसमें देखते हुए कम से कम हमें कुछ चेहरे तो दिखा दीजिए कि वहां के हालात क्या है। और दूसरी चीज, 3 तलाक पे तो बिल्कुल अपोज तब भी करते थे और आज भी हमारी पार्टी करती है कि जिस तरीके से हिंदुओं के लिए 1 साल की सजा है और मुसलमानों के लिए 3 साल की सजा है, तो ये सजा में बराबर होना चाहिए क्योंकि देश का नागरिक एक बराबर है। और अब मैं आ जाता हूं, आपको पता इस देश का जो रुपया है वो पूरे एशिया में सबसे कमजोर हो गया है। क्या इतिहास बनाया है हमने। इस देश की जो जीडीपी है वो सबसे कमजोर हो गई है। ये हमारा इतिहास 100 दिन का है। और देश में आपको ऑटो सेक्टर के 10 लाख लोग चले गए, 40 लाख लोगों की नौकरियां जा रही, टेक्सटाइल में जा रही हैं। और उसके बाद आपको याद होगा कर्नाटक में जब विधायक खरीदने की बारी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को पैसा खर्च करके विधायकों को खरीदा गया, वहां पे सरकार गिराई गई। इनका उद्देश्य सिर्फ सरकार बनाना है, जनता की जो आज वाकई में जरूरतें हैं उनको पूरा करना नहीं है। देश के हालात कहां से बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, लेकिन देशभक्ति का सिर्फ इंजेक्शन से काम नहीं चल पाएगा। आप सिर्फ देशभक्ति का इंजेक्शन लगाते हैं और ऐसा कोई भी काम नहीं करते। आप बताइए, आप अपने दौर में जब आप पीएम नहीं थे, सीएम थे गुजरात के, तो आपने खुद ये बात कही थी कि देश की करेंसी गिरती है तो प्रधानमंत्री की शाख अपने आप गिर जाती है। तो निश्चित तौर पे ये बात क्या है, यानी मोदी जी की शाख गिरती चली जा रही है। और इस देश में आज तक 1,76,000 करोड़ रुपया किसी भी गवर्नमेंट ने आरबीआई से नहीं लिया। ये पहली बार 100 दिन का, ये मैं आपको बताता हूं कितना अच्छा 100 दिन में काम हुआ है। और उसके बाद हमारे पास हालात यहां पे ये है भारत देश के कि वर्स्ट कंडीशन है। और उसके बाद हम रूस को पैसा दे रहे हैं, उसको फाइनेंस कर रहे हैं, क्या जरूरत है पहले। और उसके चीज जो एमवी मोटर व्हीकल एक्ट, तो जजिया टैक्स जो एक लगा दिया गया, चलिए 100 रुपए था 200 कर देते, 300 कर देते, 1500 2,000 ये गरीब लोगों की जेबों पे डाका नहीं और क्या है, आम जनता के ऊपर डाका डालने का काम किया है। अब जैसे पेट्रोल है, जब जीएसटी में जो चीज सरकार को फायदा करेगी उसमें जीएसटी लगाई गई है, और जिसमें सरकार को जो फायदा नहीं करेगी उस पर जीएसटी नहीं लगाया गया। अगर आज की देश में जनता को फायदा होता जीएसटी से पेट्रोल पे, कुछ देर में मेरे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन अश्विनी उपाध्याय भी जुड़ जाएंगे, और इस बीच मेरे साथ खालिद इबादुल्ला भी जुड़ चुके हैं, टीएमसी लीडर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं अहमद जावेद साहब आपके पास आऊंगा, क्योंकि अभी सरकार का कोई नुमाइंदा मेरे साथ डिबेट में नहीं जुड़ पाया, कुछ लेट हो गया। अश्विनी उपाध्याय जी वो जैसे ही जुड़ेंगे हम सबका जवाब उनसे लेंगे, जो अपोजिशन ने एतराज जताया है और अपोजिशन जिस तरह से इन 100 दिनों को अपनी नाकामी सरकार की बता रही, उनसे हम जवाब लेंगे इसका। मैं अहमद जावेद साहब आपके पास आना चाहूंगा। हम देखते तो यह कि सरकार जो काम करती है, जो उसकी कमियां रह जाती है उन्हें गिनाया जाता है, लेकिन सरकार जो अच्छे काम करती है उसका जिक्र कहीं पर नहीं होता है। मैं अहमद जावेद सिर्फ आपसे यह समझना चाहूंगा कि एक सहाफी की नजर से अगर आप देखें तो इन 100 दिनों को पूरी ईमानदारी से किस तरह आप देखते हैं? तो ये एक अजीब सूरत हाल है, और शायद हिंदुस्तान की तारीख में ऐसी सूरत हाल बहुत अजीब और बेमिसाल सूरत हाल है, बेनज़ीर सूरत हाल है
कि अपोजिशन जो बातें कह रही है वो भी ठीक हैं और सरकार जो दावे कर रही है वो भी ठीक है बिल्कुल। अपोजिशन जो नाकामियां गिना रही है, जो चैलेंजेस बता रही है, वो अपनी जगह दुरुस्त हैं। इस 100 दिन की जो हसूलियाबियां हैं उसमें बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, हमारी मईशत नीचे आई है, उसके आदाद शुमार, वो नीचे तो पहले ही आ गई थी, उसके आदाद शुमार खुल के आए हैं। इलेक्शन से पहले उसे रोका गया, जो तज़किरे में बात रही, बाद में बहस उस पर होती रही। तो ये 100 दिन की ये हुसूलियाबियां हैं, चैलेंजेस बढ़े हैं, ये भी सही हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने बड़े हौसला मंदाना बल्कि जसारतमंदाना इक़दाम किए हैं, ये भी सही है। उस पर बात हो सकती है कि वो कितनी सही कदम है और उसके नताइज क्या होंगे, लेकिन वो हौसला मंदाना कदम है। उसमें मैं सिर्फ एक बात जोड़ना चाहूंगा कि सामने जो इलेक्शंस हैं, हरियाणा का इलेक्शन है, बिहार में इलेक्शन है, मगरबी बंगाल में इलेक्शंस होंगे, तो उसको निगाह में रख के 100 दिन में बड़े वैसे कदम उठाए गए हैं जो वोट को पोलराइज करें, लोगों को बीजेपी के साथ और जोड़ें, बीजेपी के वोट बैंक को और मजबूती दें। इसमें हुकूमत बज़ाहिर कामयाब नजर आ रही है। अगर नौजवानों की और लोगों की नजर बेरोजगारी, मईशत के मसाइल और चैलेंजेस की तरफ नहीं गए, तो ये अक़दाम जो हैं वो बीजेपी के वोट बैंक को मजबूत करेंगे और इसमें बीजेपी कामयाब है। आज 100 दिन पूरा हुआ और रैली से अपनी हुसूलियाबियां वजीर आजम ने गिनवाई और वो बज़ाहिर लगता है कि अवाम उसके साथ नजर आ रही है, लोग उससे हौसला पा रहे हैं, उनका वोट बैंक जो है वो हौसला पा रहा है। जाहिर है कि अपोजिशन का काम तनकीद करना है, लेकिन मुझे लगता है कि अपोजिशन उस तरह से पब्लिक को अपने साथ नहीं जोड़ पा रही है, उस तरह से वो अपोजिशन जाहिर सी बात है कि इन चीजों को, इन नाकामियों को एक तरह से लेकर सामने नहीं आ पा रहा है। ये तो बिल्कुल एक सच्चाई है। अहमद जावेद साहब जो आपने बताई कि अपोजिशन कहीं ना कहीं नाकामियों को सामने, आवाम के सामने नहीं ला पा रहा है। मैं खालिद इबादुल्ला आपके पास आना चाहूंगा। वाकई में जिस तरह से अहमद जावेद बता रहे हैं कि सरकार ने 100 दिन मुकम्मल कर ली और अपनी कामयाबियां सरकार गिना रही है, बिल्कुल जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, पीएम मोदी साहब भी रैली कर रहे हैं, अमित शाह भी रैली कर रहे हैं, सारी कामयाबियों को गिना रहे हैं। लेकिन एक तरफ और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपोजिशन नाकामियों के बारे में बता तो रहा है, लेकिन आवाम तक नहीं ले जा पा रहा है इन नाकामियों को। अबू हुरैरा भाई, 1825 दिन के बाद ये 100वां दिन फिर से आया है। ये 100 दिन सिर्फ 100 दिन नहीं, 1825 दिन के बाद ये दूसरा 100 दिन का मामला है। मैं ये कहना चाहूंगा अबू हुरैरा साहब कि देश की अर्थनीति और देश का अगर सही कब कहा जाता है, अच्छा काम कब कहा जाता है, जब देश की अर्थनीति सही होती है और देश की जनताओं के पॉकेट में पैसा रहता है, तभी उस देश की अच्छाई को अच्छा कहते हैं। आपने बार बार ये कहता है उनकी अच्छाइयों को आप नहीं गिना रहे, बुराइयों को गिना रहे। जब आपकी देश की अर्थनीति अच्छा ही नहीं है तो किस तरह से आप किस रूप से देखना चाहते हैं कि ये अच्छा है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से देश के लिए, देश की जनताओं से हाथ, कभी ऐसा होता था कि टैक्स लगाकर मांग के लिया जाता था और आज के दिन में देखने को मिल रहा है सड़कों पे उतरकर जनताओं के जेब से हाथ डाल के पैसा निकाल लिया जा रहा है। ये स्थिति में पहुंच गई। आज आपने देखा कि पूरे हिंदुस्तान की जो स्टोरी है, आपने देखा कि आज जीडीपी जब यूपीए का 8.02% था तो नरेंद्र मोदी गुजरात के कैंपेनिंग में और बहुत सारे कैंपेनिंग में चिल्ला कर अपनी कलेजा को फाड़कर ये कहते थे कि अरे हमारा ये देश का अर्थनीति क्या हो गया, हम बांग्लादेश से भी हम छोटा हो जा रहे हैं, हमारा रुपया बांग्लादेश से भी गिर जा रहा है, ये क्या हो रहा है, हमारा रुपया 52 रुपया चला गया है। आज उनसे कहिए और उनको आके कहना चाहिए कि हमारा देश पाकिस्तान से भी नीचे चला गया। पाकिस्तान की अर्थनीति 5.5 हम जिससे लड़ रहे हैं उसकी अर्थनीति से भी ठीक है। मैं नेपाल की खालिद इबादुल्ला ठीक है, जो बातें आपने कही बिल्कुल सही कही, लेकिन मेरा जो सवाल था कि अपोजिशन सरकार की नाकामियों को अवाम के सामने नहीं ला पा रहा है।
आप सड़कों पर उतर कर नहीं आ रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे शिवपाल यादव और अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती जी हो। ये अपोजिशन सरकार की नाकामियों को आवाम के सामने नहीं ला पा रहा है, और यही एक मौका मिल गया सरकार को कि सरकार अपनी कामयाबियां गिना रही है। अबू हरारा भाई, इससे पहले सुना कि कर्नाटक में किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग किया जा रहा है, रॉयल्स रॉयस का गाड़ी का पैसा दी के 12-12 करोड़ रुपया छीना जा रहा है। वहां पे वो सब बातों को भूल रहे। आज ईडी और सीबीआई और आरबीआई का जो और सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो हालात है आप देख रहे हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह मोदी की सरकार ने पूरे इस संस्था को जिस तरह से जकड़कर पूरे अपोजिशन को डरा धमकाकर हर रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऐसा स्थिति तो मैं समझता हूं, हम लोग भी राजनीति कर रहे हैं बहुत दिनों से, मैं कभी नहीं देखने को मुझे मिला था। आज इस अवस्था में हर आदमी अपना जेल और जो डर है उसको था। आपने देखा होगा कि ऐसे इससे पहले ऐसी परिस्थिति कभी नहीं देखने को मिला था। तो जब जब अपोजिशन सामने आता है तो चिदंबरम का रुख कर दिया जाता है, जब जब अपोजिशन का रुख सामने आता है तो सुदीप बंदोपाध्याय का बना दिया जाता है, ममता बनर्जी को सामने खड़ा करके। ठीक है, अखलाक अहमद साहब कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, खालिद बादुल्ला से बात होगी। बात से जिस तरह से 30 सेकंड अबू हरारा, जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है पूरा देश जान रहा है। आज अगर कोई अर्थव्यवस्था पे सवाल उठाता है, आज अगर कोई इकोनॉमी पे बात करता है तो उसको बुला लिया जाता है। खालिद बात हो, मैंने बहुत टाइम दिया जी। खरीद कर अखलाक साहब कंटिन्यू कीजिए। जो लोग बीजेपी में चले जाएंगे, नारायण राणे बीजेपी में चले गए, वो पवित्र हो गए। ठीक है, खालिद बादुल्ला बात हो गई। मैंने ये है, खालिद अब सुन लीजिए, खालिद बादुल्ला सुन लीजिए, बात हो गई। देखिए, जो भी अर्थव्यवस्था में सवाल उठाएगा, मैं मुत्तफिक होता हूं उनकी खालिद भाई की बात से कि हर तरह से यही पावर का मिसयूज हो रहा है। आज सड़कों पे मुझे बताइए, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, आप कह रहे थे अबू भाई काम हो रहा है, काम कहां हो रहा है? काम देखने को नहीं है। अगर सिर्फ फोटो खिंचवाकर झाड़ुओं के साथ में आप मेरे साथ कौंडली वाटर टैंक चलिए, वहां पे देखिए, एक मीडिया चैनल ले लीजिए कैमरे पे कि आपको सफाई का क्या प्राइम मिनिस्टर जो है सिर्फ न्यू दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर हैं? हर मुद्दे पे सरकार फेल है। अगर आज बात होती है, कभी वो 370 का मुद्दा लाते हैं, हम जिस तरीके से वहां पे 370 लागू हुई, क्या कश्मीर के मुद्दे पर जमीन हथियाना या जमीन का टुकड़ा ही हमारा कर्तव्य है? क्या वो लोग हमारे भारतीय नहीं है? आज भारतीयता पे सवाल पूछा जाता है। तो मैं ये गर्व के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हम बिल्कुल भारतीय हैं, और यहां के हिंदू से भी ज्यादा हमारा फर्ज है, क्योंकि 47 में हमारे पास चांस था पाकिस्तान जाने का, हमने कबूल नहीं किया। हमने इस देश को और हमारी भारतीयता हर सर्विसेज में योगदान पूरा दिया, वो उनके पास चांस नहीं था। दूसरी बात, जो सवाल करेगा, हम हर धर्म का आदर करते हैं, हर उसका, इनका एक ही काम है, कभी 370, कभी ट्रिपल तलाक, कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी जो है दलितों पर हमला, कभी जो है ये एनआरसी अब लेकर आए। ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। और ये जो हिटलर शाही का फैसला डिमोनेटाइजेशन का लिया गया था, ये रिकॉर्ड्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आप देख के उठा के देख लीजिए कि जीडीपी के 2 तरीके होते हैं, एक फॉर्मल रिपोर्ट, एक इनफॉर्मल, एक फॉर्मल। फॉर्मल में 3 से 6 महीने में उसके असरात देखने को मिलते हैं, और इनफॉर्मल में 2 से 3 साल में। जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश इस बात को याद रखेगा, आज 2016 का दिया गया जो नोटबंदी का फैसला था, वो आज देश के सामने आ रहा है कि जीडीपी 5% और उससे भी देखिए अखलाक साहब टीवी डिबेट पर बैठ के इस तरह से बयान दे देना वो अलग है, और सरकार के किसी डिसीजन का अपोज करना, रोड पर निकलना, वो बिल्कुल अलग है। आप नोटबंदी की बात कर रहे हैं, जीएसटी की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए कांग्रेस कहां पर निकली? कांग्रेस उसके अपोज में सड़कों पर कहां आई? मनमोहन सिंह के कांग्रेस आज उतर, आप देख लीजिए, अगर प्रदेश को उठा के देखते हैं, हर मुद्दे पर श्रीमती प्रियंका गांधी, आज देश में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के साथ क्या विकल्प है? 12.5 करोड़ वोट किसी दूसरी पार्टी की नहीं आई है अबू भाई। 100 दिन में जो हालात चरमरा दिए हैं, अर्थव्यवस्था को जीरो पर किस तरह से मंदी, ऑटो सेक्टर, हर 4 बड़े सेक्टर्स में से ऑटो सेक्टर एक है अबू भाई। और ऑटो सेक्टर जो है वो अकेला ऑटो सेक्टर नहीं है, उसमें हर आदमी उससे जुड़ा हुआ है, टायर वाला उससे जुड़ा हुआ है। मैं जमीनी मुद्दे पे बात कर रहा हूं।
इसी तरह से अगर आप बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसमें सीमेंट है, रोड़ी है, बदरपुर है, सारे कारोबार को ठप करके फेंक दिया है। देश में इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कांग्रेस कर रही है। अखलाक खान साहब, मैं ठीक है, आपके सारे एतराज ठीक है, सोनभद्र का आपके सारे एतराज ठीक है अखलाक साहब, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस इन इश्यूज को लेकर तो गायब है, अपोजिशन तो है ही नहीं। कहां है राहुल गांधी, कहां है प्रियंका गांधी, कांग्रेस, कहां है आपकी लीडरशिप? आज देखिए पंजाब में एनएसयूआई ने 4 में से 3 सीटें जीती हैं। देश जो है वो बातों से नहीं चलेगा, फर्जी जो है वादे करके 5 ट्रिलियन। ठीक है, मैं एमएच खान साहब, मैं फरहत साहब आ रहा हूं, उससे पहले एमएच खान साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। एमएच खान साहब पहुंच गई, ठीक है, तो फर्जी बातें कब तक चलेंगी? ठीक है अखलाक साहब, एमएच खान साहब, जो बात अखलाक अहमद खान कह रहे हैं कि सिर्फ बातों से बात नहीं बनेगी, मैं ये कह रहा हूं कि अपोजिशन नाम की कोई चीज अगर हो, और जिस तरह से 100 दिनों में सरकार की नाकामियां हैं, अपोजिशन निकल कर आता, आवाम के सामने सारी चीजें रखता कि यहां पर सरकार आवाम को ठग रही है, तो आवाम को भी मेरे हिसाब से चीजें पता चलती खान साहब। लेकिन अपोजिशन को तो अता ही पता नहीं है। आप सिर्फ टीवी डिबेट पर बैठकर सरकार की अगर नाकामियां गिना रहे हैं, तो क्या आवाम तक ये सारी चीजें पहुंचेंगी? पूरी तरह से पहुंचेंगी। आज आवाम जो है सड़कों पे उतरी हुई है साहब, और आवाम की बात है ये जो बात आ रही है हर जगह, इनको आवाम पढ़ी लिखी है, जनता सबसे ऊपर होती है, जमीन पर पहुंचा देगी। मैं जवाब ले लेता हूं जी। आमिर खान साहब, फर्श पे बिठाया अर्श पर ले आएगी, इस तरीके के मुंगेरी लाल के सपने दिखाकर जो सत्या देखिए बनाइए वो वापस कर देगी वो। अब देखिए अब कांग्रेस के लोग बोलने भी नहीं देंगे, बड़ा मुश्किल तो यही है। देखिए ये जीडीपी जो 5% बताई जा रही है, वो 5% नहीं, वो 3% पर चली जाएगी, वो 2.5% है। मैं नहीं कह रहा ये साहब, ये रिकॉर्ड है कांग्रेस के लोग, फॉर्मर चीफ नहीं, मैं कह रहा हूं कि चली जाएगी, मैं कह रहा हूं चली जाएगी। ये मेरी बात नहीं है, अगर मैं नहीं बोलने दूं। हाँ, जगह जवाब नहीं होगी। आप सुनिए ना, आप बात सुनिए ना, मेरी बात नहीं है, आप बात सुनिए। जवाब तो आप मांग नहीं पा रहे हैं, जवाब तो आप मांग नहीं पा रहे हैं। 10 दिन तक आप चाहिए ना, हर मुद्दे पे बचाने में खर्चा कर दिया, पूरी कांग्रेस पार्टी का, पूरी कांग्रेस पार्टी लग गई। बात करते हैं मुद्दे पे कहां है कांग्रेस पार्टी? अमित शाह जी की गिरफ्तारी 60-70 साल तक आपने की राजनीति कर रही है। 60-70 साल आपने पावर को आपने सच्चे पावर दिखाया, मायावती जी को दिखाया जाता है, आपने बताएंगे, आप बताएंगे, जिनको आप बोलेंगे, या तो मैं बोलूं या तो आप बोलिए। ये मछली बाजार नहीं कर सकते हम। अखलाक साहब सुनिए, मैं आ रहा हूं, अखलाक साहब सुनिए, देख रहे हैं, आप बोलिए, सुनिए, मैं आ रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। खान साहब कंटिन्यू कीजिए, एमएच खान साहब कंटिन्यू कीजिए। नहीं मैं नहीं बोलता, नहीं खामोश हो गए, एमएच खान साहब कंटिन्यू कीजिए। देखिए मैं मछली बाजार नहीं बनाना चाहता हूं, आप अपनी बात अपनी रखिए, आपको तकलीफ हो रही है अपने वक्त बोलिए। आप सवाल इस बात का है, जब मैं कह रहा हूं तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? 60-70 साल तक आपने हुकूमत किया है, नहीं तो मैं नहीं अपनी बात रखूं, आप ही बोलते रहेंगे, आप ही बोलते रहेंगे। देखिए अब डिबेट पर आ जाइए, आपने अखलाक अहमद खान साहब सुन लीजिए, खान साहब उनकी बारी आ रही जी, मैं सबके पास आ रहा हूं बारी बारी जी। एमएच खान साहब कंटिन्यू कीजिए। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, मैं तो सुन रहा हूं आपको, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा। आप बोला था जी, एमएच खान साहब कंटिन्यू कीजिए। कहां बोल रहे हैं आपने? मैं यही कह रहा हूं, देखिए आज जो मोदी सरकार की नाकामियां हैं वो जनता खुद लड़ रही है। आप पेट्रोल पंप पर चले जाइए, आप खाद की दुकान पर चले जाइए, आप किसी बनिया की दुकान पर चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि जनता क्या महसूस कर रही है। आज अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, गांव का आदमी रो रहा है, किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, मजदूरी उसको नहीं मिल रही है। जो लोग घर बनवाते थे आज घर नहीं बनवा पा रहे हैं, जो लोग खेती किसानी में काम करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। अब सवाल इस बात का है, देखिए आपने जो काम किया, 100 दिन का जो काम किया हो तो हम गिनवा रहे हैं। जरा कांग्रेस की बात भी तो सुन लीजिए आप। सच्चर कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी और कहा था कि मुसलमानों की हालत जो है दलितों से बदतर है। सच्चर कमेटी की 62-63% जो पॉइंट बनाए गए थे उसमें एक पॉइंट पर काम नहीं हुआ। आपने क्या किया भाई? कांग्रेस इतनी शासन में थी, 100 दिन में इन्होंने अगर खराब किया है तो आपने 60 साल में आपने देश को बर्बाद कर दिया। आपने किया क्या है?
अब आप बताइए ना, गिनती कराइए आपने, आपके शासनकाल में कितने घोटाले हुए। देखिए, आप जब बात करेंगे दूसरी तरफ आप नहीं रखिए इत्तेफाक, आप मत रखिए इत्तेफाक, इसलिए आप सत्ता से मालूम है। आप बात करिए, आप सच्चर कमेटी बताइए क्या क्या आपने, सच्चर कमेटी में क्या क्या आपने, आप बताइए ना सच्चर कमेटी में क्या किया, सच्चर कमेटी में क्या काम किया बताइए। एक 20 दिन आपने लगा दिया। ठीक है, मुझे एक कमर्शियल ब्रेक पर जाना, छोटा सा ब्रेक लेना मुझे। मैं रईस साहब आपके पास भी आऊंगा, खालिद इबादुल्लाह आपके पास भी आ रहा हूं, और अहमद जावेद साहब भी वेट कर रहे हैं। मुझे कमर्शियल ब्रेक पर जाना है, लेकिन जाहिर सी बात है कि सरकार की इन कामयाबियों के बीच सरकार जश्न मना रही है। ऐसा नहीं कि कामयाबियों के बीच में नाकामी नहीं है, लेकिन अपोजिशन इन नाकामियों को एक तरह से नहीं बता पा रहा है। चाहे मॉब लिंचिंग के बढ़ते वाकयात को ले लें, महंगाई, गिरती मईशत, बेरोजगारी, ये एक तरह से नाकामी है सरकार की। लेकिन यह सरकार का कमाल कहिए कि नाकामियों को छुपाकर सरकार एक तरह से अपनी हुसूलियाबियां और अपनी कामयाबियां आवाम के सामने ला रही है। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसी पर हम लौट कर आते हैं, फोकस करेंगे। तो मरकज की मोदी सरकार ने अपनी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल कर लिए। आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 100 दिनों की सरकार में सरकार ने क्या कुछ पाया है और क्या कुछ खोया है, यानी सरकार की हुसूलियाबियां क्या कुछ रही हैं और सरकार की नाकामियां क्या कुछ रही। इसी पर हम बात कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद अश्विनी उपाध्याय जी, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आज लाइव नहीं जुड़ पाए किसी वजह से। अश्विनी उपाध्याय जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम है न्यूज 18 उर्दू में। अश्विनी उपाध्याय जी, क्योंकि डिबेट के पहले हिस्से में आप नहीं थे, अपोजिशन की जितनी पार्टियों के लीडर या स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबने कहा कि यह सरकार 100 दिनों की हुसूलियाबियां, जो उसकी कामयाबियां हैं, उसका जश्न तो बना रही है, लेकिन जो नाकामियां हैं उनके बारे में कुछ कहने को तैयार नहीं है। अश्विनी जी, नहीं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते हम कह रहे हैं, हमने जो किया वो भी हम बता रहे हैं, और हमारी अगर कोई नाकामी है तो निश्चित रूप से विपक्षी दल है, उनका काम यही है हमें बताना कि आप ऐसे नहीं ऐसे करिए। बेसिकली दिक्कत क्या हो गई है कि जो विपक्षी दल है वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते वो भारत का विरोध करने लग गए हैं। वो भारत की जनता का विरोध नहीं, अबू हरेरा साहब, भारत जनता पार्टी की विरोधिता नहीं कर रहा है। आप जीडीपी का जो अवस्था है उसका हम लोग विरोधिता कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अबू हरेरा नौकरी का जो हालत है उसका 45 साल पहली बार ऐसा हुआ है कि खालिद इबादुल्लाह, देखिए खालिद इबादुल्लाह साहब, देखिए डिबेट के पहले हिस्से में आप लोग डॉलर का मैंने बहुत टाइम दिया खालिद इबादुल्लाह साहब, देखिए अश्विनी जी फोन लाइन पर जुड़े हैं, तो हम सोच रहे हैं कि उनको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, जो बातें रखेंगे मैं फिर सबसे रिएक्शन ले रहा हूं। मैं खालिद इबादुल्लाह साहब आपके पास भी आ रहा हूं। यही इनकी सोच में घुसा हुआ है। अश्विनी जी, हाँ अश्विनी जी कंटिन्यू कीजिए। जब सवाल उठाएंगे नहीं, ठीक है, अखलाक मैं आ रहा हूं, आप लोग के पास आ रहा हूं, क्योंकि काफी देर से जुड़े अश्विनी जी। जी अश्विनी जी, मैं एक बार सबसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, एक बार मुझे सुन लीजिए, मैं आपको सुनूंगा, मैं पूरे टाइम अब आगे फोन लाइन पे रहूंगा और आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन एक बार हमें सुन तो लीजिए पहले। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। जी। देखिए अबू राना साहब, भारत में अगर आप देखें तो अभी भी, मैं ये नहीं कहता हूँ जातिवाद बिल्कुल खत्म हो गया, अलगाववाद बिल्कुल खत्म हो गया, आतंकवाद बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया, काला धन बेनामी संपत्ति बिल्कुल खत्म हो गई, हम बिल्कुल मान रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं बिल्कुल जीरो हो चुका है। लेकिन पिछले 5 साल में भी हमारी सरकार इसके खिलाफ थी। हमने जातिवाद के खिलाफ एक पूरा एक सामाजिक एक तरीके से आंदोलन शुरू किया और उसको जातिवाद का काफी हद तक खत्म किया। हमने जो अलगाववाद का बीज बोया हुआ था उसको खत्म करने के लिए बहुत सारे स्टेप उठाए, मैं आपको भी एक एक करके बताता हूँ। हमने आतंकवाद को खत्म करने के लिए बहुत सारे स्टेप उठाए, काला धन को खत्म करने के लिए हमने बहुत सारे स्टेप उठाए, जो बेनामी संपत्ति आय से अधिक संपत्ति का पूरा खेल चल रहा था उसको खत्म करने के लिए बहुत सारे काम उठाए। इसी तरीके जो घूसखोरी, जमाखोरी, कमीशनखोरी, मिलावटखोरी, ये जो पूरा खेल चलता था, हवाला कारोबार, उसको खत्म करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। और मैं सबसे आग्रह करता हूं, अगर इन विषयों पे किसी भी हमारे विपक्षी दल के पास कोई सुझाव है, अगर उसको लगता है कि ये 5 काम और करने से काला धन खत्म हो जाएगा, ये 3 काम और खत्म करने से बेनामी संपत्ति खत्म हो जाएगी, या कुछ और ऐसे जिसको उठाने से अलगाववाद, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हमारी सरकार सुनने के लिए तैयार है और हमारी सरकार इसको लागू करेगी। मैं आपको बताता हूँ, आर्टिकल 35 और 370 कहाँ चला गया, इतने दिन से खत्म हो रखा था, क्या हालात हो गया, चिल्ला उनसे वो पूछिए। आर्टिकल 35 और 370 इतने दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से कश्मीर में
अलगाववादियों को पूरी ताकत मिलती थी, वहां की बहन बेटियों को पूरा न्याय नहीं मिलता था। वहां पे जो नहीं, ठीक है, देखिए अश्विनी जी जो कामयाबियां हैं वो तो बिल्कुल सबके सामने है। 3 तलाक का मामला हो, 370 का मामला हो, और टैक्स में चोरी का मामला हो, बैंकों का मामला हो, सबके सामने अश्विनी जी। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार, अपोजिशन जो सरकार की नाकामियां गिना रही है, बेरोजगारी को लेकर अपोजिशन कह रहा है कि बेरोजगारी या रुपया आज किस पायदान पर आ गया है, जीडीपी आपकी कहां जा रही है, इन्वेस्टमेंट आपका कहां जा रहा है, नाकामी पर क्यों नहीं बोल रही सरकार? चलिए मैं आपको नाकामी बोलता हूं, लेकिन मैं फिर से आग्रह करूंगा, जब सुनेंगे तभी तो बोलूंगा, सुनी नहीं रहे बीच में शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए भैया, निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था इस समय थोड़ी नीचे गई है, और एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी महंगी से महंगी कार हो, चाहे वो मर्सिडीज हो चाहे वो मारुति हो, उसमें भी फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, टॉप गियर, 5वां गियर होता है। कभी भी फोर्थ गियर, 5th गियर पे हमेशा गाड़ी नहीं चलती है। ये एक क्षणिक मोमेंट आया हुआ है जिसमें थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, और पहले भी आता रहा है। आप ये जिम्मेदारी तो सरकार की ही है अश्विनी जी। अरे भैया, नहीं था क्या? इसके लिए जिम्मेदार तो सरकार होगी, और फिर पीछे आप 5 साल काम कर चुके हैं। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सुनिए अबू हुरैरा जी, हमारी सरकार, अटल जी की सरकार ने, सुनिए भाई कौन है, ठीक है अश्विनी जी एक काम करता हूं, मैं अपोजिशन से एक सवाल छोटा छोटा ले लेता हूं, फिर मैं चाह रहा हूं कि आप जवाब दे दीजिए। खालिद इबादुल्लाह, बहुत मुख्तसर में सवाल कीजिएगा अश्विनी जी से, जो आप सरकार की नाकामी को लेकर डिबेट के पहले हिस्से में आप शोर मचा रहे थे। मैं चाह रहा हूं अश्विनी जी हैं, उनसे आप सवाल कीजिए। मैं अखलाक से आ रहा हूं, खालिद इबादुल्लाह जो इन्होंने बताई उपलब्धि उसी पे। देखिए इनसे पूछ रहा हूं मैं कि ये बताएं पहले कि मोदी जी चिल्ला कर गला फाड़ कर कहते थे कि बांग्लादेश से भी मेरा रुपया छोटा हो गया, अभी तो नेपाल और पाकिस्तान से भी इसका रुपया छोटा हो जा रहा है अपना देश का। आपको यह बताना होगा कि जो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई वो कहां गया, डॉलर का कीमत सबसे ज्यादा हो गया वो क्यों हो रहा है, आप 1,76,000 करोड़ रुपया आरबीआई से ले लिए, ये क्यों कर रहे हैं? आज पूरी जीडीपी बर्बाद हो गई है। ग्रेट आज मोटर व्हीकल, ठीक है, अब जवाब ले लेता हूं, एग्रीकल्चर डाउन हो चुका है, एग्रीकल्चर में हालात खराब हो चुका है, ये सब का जवाब दें, ये सब तो जवाब उनको देना है। 100 दिन का 100 दिन का ड्रम पिट रहे, ऐसा क्यों? ठीक है जी अश्विनी जी। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 2004 में 8% जीडीपी दे के गई थी। उस समय वित्त मंत्री भी और प्रधानमंत्री दोनों बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। पूरे 10 साल के दौरान मनमोहन सिंह सरकार के टाइम में भी 8.02% था भाई, याद रखो आप भी। कौन आदमी है ये? आप गलत बात करेंगे, बीच में बात कर रही है। इधर 100 दिन का बताइए, 100 दिन का बताइए। तो पूरे जो कार्ड दिखा रहे हैं उस पर 100 दिन की बात करिए, 100 दिन की बात करिए जिसमें जीडीपी डाउन हुई है, जिसमें अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, उसका जवाब दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी की बात मत करिए। अश्विनी जी आप अपनी बात करिए ना। ठीक है अश्विनी जी आप लाइव नहीं जुड़े, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। मैं सबको खामोश कर देता हूं, आप जवाब दीजिए। और अश्विनी जी कोशिश कीजिए कि इन 100 दिनों के बारे में ही बताइए। अब आप अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन जी के दौर से लेकर चलेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। नहीं, मैं मनमोहन पे नहीं जा रहा हूँ। आप मैंने कहा केवल 3 मिनट, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ। 3 मिनट मैं आ रहा हूँ, फराज साहब आ रहा हूँ। मुझे 1 मिनट, मुझे 30 सेकंड दे दिए केवल। मुझे तथ्यों पे बात करनी है। मैं चाहता हूँ मुझे 30 सेकंड दे दिए, मुझे बहुत छोटा सा क्वेश्चन सम्मान के साथ ये बात पूछना चाहता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है 30 सेकंड। ठीक है, मैं ठीक है अश्विनी जी मैं 2 सवाल और ले लेता हूँ। अश्विनी जी आज देखिए आप आए नहीं, वरना आप अकेले हो जाते। मैं फराज जी, आप 30 सेकंड में सवाल कीजिए। मैं अखलाक साहब आपके पास आ रहा हूँ। फराज जी जी प्लीज। फरात रईस अपना सवाल पूछिए। कोई ऐसा सेक्टर है जिसमें हम फायदे में हैं? अगर नहीं है तो क्या पॉलिसी का फेलियर नहीं है? और इस देश की करेंसी पे लोग कम यकीन क्यों कर रहे हैं और गोल्ड पे देखिए ज्यादा कर रहे हैं? ऐसा क्यों है, बता दें हम। ठीक है, मैं अखलाक अहमद साहब आप नाकामियां नहीं है और क्या है प्रधानमंत्री? अश्विनी भाई से बड़े सरलता से बहुत छोटा क्वेश्चन, आपने अभी उपलब्धि गिनाई अटल जी की, अटल जी के उस सपने का क्या हुआ मैं पूछना चाहता हूं, जिसमें अटल जी कह रहे थे कि देश में अगर हमें कश्मीरियों के 370 हटाना है तो उनको विश्वास में लेना होगा। कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, तीनों चीजों का कत्ल हुआ है।
आज जो हालात है वहां पे वो आप देख सकते हैं कि आज ये मसला यूएन में चला गया। 370 यूएन में क्यों गया? आज 370 अश्विनी को बोलने भारत का अभिन्न अंग है, क्या वो कश्मीरी हमारे अभिन्न अंग नहीं है? दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि विट्ठल भाई पटेल साहब का कहना था अगर कश्मीरी विलय जाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा। अब अश्विनी जी को सुन लेते हैं। जी अश्विनी जी, अब जवाब दीजिए। क्वेश्चन पूछूंगा अश्विनी जी। हाँ, आप मेरे को जरा 5 मिनट दे दीजिए, मैं ये 370 से लेके इकोनॉमी तक सारे उत्तर आपको दे देता हूँ जी। पहली बात तो मैंने आपको बताया कि लगातार पूरे के पूरे 5 साल के 60 महीने इकोनॉमी कभी भी किसी भी देश में एक बराबर नहीं रहती। अबू हुरैरा जी, आप इतने बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी समझते हैं। एक महीने थोड़ी, कभी 3 महीने नीचे जाएगी तो 2 महीने ऊपर आएगी। मैं इसका उदाहरण देता हूँ। पिछली सरकार जो हमारी 5 साल की थी, उस दौरान भी 1-2 बार नीचे गई थी और फिर लगातार ऊपर गई थी। जो हमारी एवरेज थी हमारी जीडीपी, वो 60% थी, जो कि 2000 पिछले 10 साल में कभी भी अचीव नहीं हो पाई थी। उसके पहले वाजपेयी जी के टाइम 8% थी, कांग्रेस के टाइम में 10 साल में 4 से 5% थी। हमारी सरकार में, ये गलत बोल रहे हैं। मनमोहन सिंह के समय में यूपीए 2 में 8.02% जीडीपी थी। दूसरी बात, एक बार प्लीज, मैं आपको कह रहा हूं ना, प्लीज थोड़ी सभ्यता का परिचय दे दीजिए भाई साहब। गलत बोलिएगा तो आप लोग नहीं, आप लोग ही टोक करके आप जीरो पे आ गए। नहीं, ये कोई यही तो भाई, मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं उसका जवाब दिलवाइए पहले। ठीक है, देखिए एक जवाब दे। आपके पास कोई तथ्य नहीं है किसी भी। अब मैं आता हूं दूसरे विषय पे। आप कह रहे थे जहां तक बात है बेरोजगारी की, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इस देश में जितना स्वरोजगार पिछले 5 साल में हुआ और जितना स्वरोजगार इस 100 दिनों में भी शुरू किया गया है रोजगार, हमने मुद्रा योजनाएं शुरू की, जो हमने काम अगर नहीं किया होता फिर मुझे पड़ेगा। लोन देना कोई रोजगार नहीं होता भाई, कैसी बात कर रहे हैं? अवस्था में लोन देना कोई रोजगार है? क्या बोल रहे हैं आप? अरे भाई साहब, उसमें इंटरेस्ट नहीं मिल गया। आप थोड़ी सभ्यता का परिचय देंगे। क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा ना, आप हमें मत बोलने दो, जनता देख रही है, मुझे नहीं बोलने दे रहे हो। ठीक है अश्विनी जी, ठीक है अश्विनी जी, मेरा एक सवाल ले लीजिए। ठीक है, बात हो गई अश्विनी जी, प्रॉपर्टी। ठीक है अखलाक साहब, अश्विनी जी, लेकिन एक चीज बताइए, जीडीपी 7 से या मनमोहन जी के टाइम पे 8.3 था, वहां से अगर 5 पर आ गया। आपने जो बात कही कि जीडीपी हमेशा पैरेलल नहीं रहता, नीचे ऊपर जाता है, लेकिन जीडीपी जिस तरह से नीचे आया, इसके लिए जिम्मेदार तो सरकार ही होगी। आखिर क्यों आई ये नौबत, आई क्यों अश्विनी जी? पूरी दुनिया में सबसे मजबूत जीडीपी हमारी चल रही है। पूरी दुनिया में सबसे मजबूत जीडीपी भारत की चल रही है और ये एक मोमेंट्री है, एक इंस्टेंट है। पूरी दुनिया मेरे को लगता है ज्यादा नहीं चलेगा, ज्यादा 1-1.5 महीने 2 महीने और चलने वाला। सबसे मजबूत जहां तक इनकी बात है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। अटल जी ने 8% जीडीपी दिया था को, और मनमोहन जी ने 2014 में 4% जीडीपी दिया। आप चेक कर लीजिए। ठीक है, अहमद जावेद साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं उनके पास जाना। बात हो गई अश्विनी जी, मैंने टाइम दे दिया। अश्विनी जी, बात हो गई। कहते हैं ठीक है अखलाक साहब, 2.5% है जीडीपी। मैं अखलाक में आ रहा हूँ, सभ्य होने की बात कर रहे हैं आप। अहमद जावेद साहब, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है मैं अखलाक साहब आ रहा हूँ, सुब्रमण्यन साहब सुन लीजिए, बहुत देर से अहमद जावेद साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। चाहिए मुझे अखलाक साहब सुन लीजिए जी। अहमद जावेद साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अहमद जावेद साहब, क्योंकि अब जो सरकारें आती, पहले हम देखते थे कि 5 साला मंसूबा बनता था, 2 साला मंसूबा और 1 साल का मंसूबा बनता था, लेकिन हम देखते हैं कि अब 100 दिन मुकम्मल हो गए, 120 दिन और 150 दिन, और उस पर सरकारें जश्न मनाती हैं। क्या अहमद जावेद साहब, आपको नहीं लगता, आपका तजुर्बा ये नहीं कहता कि 100 दिन का जश्न तो मना लिया जाता है, लेकिन इन 100 दिन, 150 दिन और 120 दिन में जो नाकामियां होती हैं उनका कहीं जिक्र नहीं होता है? आवाम के जो इश्यूज और मुद्दे जो छोटे मोटे होते हैं उनका कहीं जिक्र नहीं होता है? सरकार और उनके वुज़रा और उनके जो कार्यकर्ता होते हैं वो सिर्फ अपनी हुसूलियाबियां गिनाकर निकल जाते हैं। जाहिर है कि जो सरकार में है वो अपनी हसूलियाबियां, अपनी कामयाबियां ही गिनाएंगे। अलमिया और ट्रेजेडी ये है
कि जो अपोजिशन में जो लोग हैं, जो उनके मुकाबले पर जिनको कमियां लेके आना चाहिए या जो बता रहे हैं, बीजेपी अपनी नाकामियों का भी जश्न मना लेती है और वो उसको मनाने में और उससे भी उसका भी इस्तेहसाल करने में, सियासी और जज्बाती इस्तेहसाल करने में वो कामयाब है। आप दफा 370 को खत्म करने की बात आप देख रहे हैं कि वो उसको जश्न के तौर पर मना रही है, हालांकि वो कितने मसाइल पैदा, ये खात्मा कितने मसाइल पैदा करेगा ये सब लोगों को मालूम है। इसी तरह से ये सरकार अभी वजीर आजम ने हरियाणा से 100 दिन पूरा करने के मौके पर कहा कि हम अगले 5 साल में किसानों की गोया आमदनी दोगुनी कर देंगे या अगले 2-3 साल में। यही बात वो पिछले इलेक्शन से पहले कह रहे थे। तो वो अपनी नाकामियों को भी खूबसूरती से पेश कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन क्या कर रही है? या तो अपने हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अपोजिशन के लोग, या उनके लोग टीवी पर और कैमरे पर कुछ नाकामियां गिनवा रहे हैं, लेकिन ये लोग इन नाकामियों को लोगों तक पहुंचाने में या लोग इनके साथ जुड़े, ये तो कहीं नजर नहीं आता कि लोग इनके साथ, ये कह रहे हैं कि बहुत लोगों में नाराजगी है, परेशानी है, लेकिन ये लोगों को के साथ कहीं नजर आते हैं। आपने मॉब लिंचिंग की मिसाल दी कि जब मॉब लिंचिंग हो रहा होता है या कहीं पर कोई बेगुनाह के खिलाफ या किसी गांव में कोई दंगा और फसाद लोग करवा रहे होते हैं और उसमें पुलिस भी किसी हद तक मजलूमों के खिलाफ नजर आती है, तो उस वक्त ये लोग मजलूम के साथ कहां नजर आते हैं? तो असल परेशानी ये है कि इस देश की सियासत और यहाँ किस तरफ जा रही है। ये इन सब लोगों ने जैसे मैदान में अवाम के दरमियान फिरका परस्ती के मामले में घुटने टेक दिए हों, ये सूरत हाल है। क्या वाकई में इन 100 दिनों में सिर्फ हमें पॉलिटिक्स देखने को मिली, सिर्फ सियासत देखने को मिली, सिर्फ सियासत ही एक तरह से हावी रही इन 100 दिनों में इनकी बात से? और देखिए जिस तरह से इन्होंने अब बात की मॉब लिंचिंग की, 6 साल पहले कहीं मॉब लिंचिंग वर्ड का अगर नाम सुना हो तो मुझे आप बता दीजिए। आज जिस तरह से मुझे शर्म आती है, मेरे शहर की ये दुर्दशा है कि वहां पे इंस्पेक्टर सुबोध को लिंच कर दिया गया पत्थरों से और उनकी विधवा वहां अपने इंसाफ की गुहार लगाती रही। इनके प्रदेश में बैठे हुए मुखिया उसको एक एक्सीडेंट बताते हैं और शर्मनाक बात यह है कि जब वो छूट कर आते हैं तो उन पे 2 लंगाड़ों से उनका स्वागत किया जाता है। ये कितनी शर्मनाक बात है डेमोक्रेसी की, निर्मम हत्या है ये एक तरह से। दूसरी बात, ये बात करते हैं पहलू खान, उनके हत्यारे खुद कैमरे पर आकर कहते हैं, एक स्टिंग ऑपरेशन में जो एनडीटीवी के जर्नलिस्ट थे सौरभ शुक्ला, उनको कहते हैं कि हमने उसको मारा और उनको इस बेसिस पे बरी कर दिया जाता है। जो बात अखलाक साहब कह रहे हैं, अहमद जावेद साहब ने जो बातें कही कि लॉ एंड ऑर्डर पे भी सरकार को एक तरह से फोकस करना होगा। सिर्फ जीडीपी देखना, अपना इन्वेस्टमेंट देखना, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना, इसके अलावा समाज को किस तरह से जोड़ा जाए, इस पर भी सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है। पूरी तरह फेल है सरकार। अश्विनी उपाध्याय जी, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि टीवी पे और कैमरे पे और ये सब बड़ी बड़ी बातें कर लेना और जमीन की हकीकत को समझना और जमीन पे काम करना बहुत अंतर है। अगर हमने जमीन पे काम नहीं किया होता, हमने जनता के लिए काम नहीं किया होता, जनता का हमारे ऊपर भरोसा नहीं होता, तो पहले से ज्यादा सीट नहीं मिलती है। जो बड़ी बड़ी सेकुलरिज्म और 30 मार खां और पता नहीं फल्ला ढिक्का बातें कर रहे हैं, इनको भी 2-4 सीटें मिल गई होती। मुझे लगता है इसमें 4 जो आपने 4 प्रवक्ता बैठाया, इसमें से 4 लोग तो ऐसे हैं जिनके पास ये 2-2 सीट भी नहीं है, एक आदमी को छोड़ दिया जाए तो मुझे ऐसे लगता है कि जनता इस यही अहंकार की बात नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। आज ये मैंने आपको आईना दिखाया जो हिटलर आईना दिखाया है। अरे आपके पास भी 2 सीट थी, कभी आप इस तरीके से ना बोलिए। गुजर रहा है नहीं, आप हम विपक्ष के दौर में आपके पास भी 2 सीट थी, अपने अभी दौर में आपके पास भी 2 सीट पढ़े कि आप जब सत्ता में जवाबदेही आपकी होगी और आपको ये बताना होगा देश को कि देश आज आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, देश आज जंगल राज से गुजर रहा है, देश आज मॉब लिंचिंग से गुजर रहा है, देश में जो है काम करते हैं। सही कह रहे हैं, आप जब विपक्ष में रहते तो किस तरीके से काम करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं, जनता देख रही थी। उस समय मोदी जी ने क्या कहा था
मैंने आपको बताया ना हमने कभी आप मुझे जवाब दीजिए तथ्यों पर। हमने जो कहा है हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा था 3 तलाक खत्म करेंगे, खत्म किया। हमने कहा था 35A खत्म करेंगे, खत्म किया। हमने कहा था 370 खत्म करेंगे, खत्म किया। हमारे मैनिफेस्टो में जो है हमने वो कहा और वो हमने किया। हम कोई कौन से काम नहीं करते। हमने जो कुछ कश्मीर जो कुछ गरीबों के लिए जरूरी है, जो कुछ बेटियों के लिए जरूरी है, जो कुछ पिछड़ों के लिए जरूरी है, जो कुछ किसान मजदूर के लिए जरूरी है, वो सब काम करेंगे। आप लोग टीवी पे बैठ केवल भोंपू बजाते रहिए। आप लोग केवल टीवी पे बैठ के गला फाड़ते रहिए। जनता समझती है, जनता जानती है हमारी नीति ठीक है, हमारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया आप लोग जनता का आप केवल टीवी पे बहस जीतने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए शायद ये नुकसान हो रहा है। ठीक है, मैं अश्विनी जी आप लोग उल्टे तरीके से आरोप लगाते हैं। ठीक है, देखिए एक एक करके बात कर लीजिए। फरहाद रईस साहब, फरहाद रईस एक एक करके बात कीजिए। वन बाय वन मैं सबको मौका दे रहा हूँ। मैं इतनी देर से ठीक है, एक एक करके बात देखिए। इस तरह से डिबेट में कुछ समझ में नहीं आएगा। फरहाद रईस, अखलाक अहमद साहब, अश्विनी जी मैं चाह रहा हूँ एक एक करके बात कर लीजिए, एक एक करके। मैं एमएच खान साहब, इस सरकार का टारगेट अब ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो मुल्क के हालात हैं, जहां पर हमारी इकोनॉमी है, और इसके अलावा अगर हम समाज की भी बात करें, जिस तरह से समाज में हम देखते हैं कि दूरी बढ़ती जा रही है, क्या सरकार का ख्वाब पूरा होगा? एमएच खान साहब, बैंकिंग सेक्टर को बढ़ा रहे, हमने हर एक घर में उज्ज्वला कनेक्शन दिया। मैं अश्विनी जी आ रहा हूँ, अश्विनी जी मैं आ रहा हूँ, सुन लीजिए थोड़ा सा, सुन लीजिए। सारे गरीबों को घर दे रहे हैं हम सारे। मैं अश्विनी जी आ रहा हूँ, अश्विनी जी अखलाक अहमद खान साहब, अखलाक से मैं आ रहा हूँ, अखलाक में अश्विनी में आ रहा हूं। एमएच खान साहब, आपसे मेरा सवाल है। बड़ी जिम्मेदारी से एमएच खान साहब, देखिए इनसे सवाल एक तो अश्विनी जी से मेरा सवाल है, सिर्फ फायदा नहीं है। जी देखिए अश्विनी जी सवाल का जवाब दीजिए कि 100 दिन के अंदर कितने लोगों की नौकरी गई? ये सवाल बहुत बड़ा है। कितने लोगों की नौकरी गई, सवाल का जवाब दे पाएंगे? दूसरी बात यह है, सुनिए, और अहमद जावेद साहब से मैं कहना चाहता हूं कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। आज पूरी जनता, किसान कुछ नहीं हुआ। 9 लाख से 15 लाख लोग नौकरी चले गए। क्या बताएंगे आप? झूठ बोलेंगे बैठ के चैनल पे बैठ के झूठ बोलेंगे आप? क्या बताएंगे आप नौकरी क्या लेंगे? आप क्या सुनाएंगे? आपकी बहन हमारे खुशी होगी कम से कम 1000 से ज्यादा लुटेरों को पकड़ा है। आप बताइए वो ठीक है, खान साहब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखिए वाइंड अप का टाइम हो रहा है। अब एक करके बात। अश्विनी उपाध्याय जी, देश में बेनामी का खेल नहीं चलेगा। अश्विनी उपाध्याय जी, काला धन का खेल नहीं चलेगा। अश्विनी उपाध्याय जी सुन लीजिए, पकड़े गए। अश्विनी उपाध्याय जी सुन लीजिए, मेरा आखिरी कमेंट ले लीजिए। अश्विनी उपाध्याय जी, आज मैं अपने शेर के साथ इस बात को नहीं, ठीक है, देखिए बात हो गई। अश्विनी जी, मैं एक चीज ये कह रहा हूं कि सरकार 100 दिनों का जश्न मना रही। क्या अच्छा होता कि सरकार एक रिव्यू करती कि 100 दिनों में नाकामी कहां पर हुई है? कामयाबियां तो है, उनका वेलकम किया जा रहा है। नाकामियों का रिव्यू करना चाहिए सरकार को कि नाकामी कहां हुई है, हमें आगे किस तरह से बढ़ना है। अरे भैया हुरेरा जी, आप क्या सोचते हैं सरकार ऐसे ही चलती है क्या? सरकार प्लान बनाती है, प्लान को एग्जीक्यूट करती है, उसकी एग्जीक्यूट करने में फीडबैक लेती है। पूरे देश में हमारा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कार्यकर्ताओं से सीधे बात करते हैं। आपको शायद पता नहीं है, देश का कोई ऐसा आपसे बात और हम लोग अपने जमीनी कार्यकर्ताओं से पूछते हैं ये जो पार्टी आपकी अपनी आवाज बना रही है, हमें मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अपने इस तरह से शोर मत मचाइए। डिबेट में मजा नहीं आता। एक एक करके मैं आ रहा हूं। अखलाक साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? कर लीजिए बात, पूरी कर लीजिए।
अखलाक खान साहब बात पूरी कर लीजिए। चाहता हूं अबू कि जिस हुरैरा तरह जी, से आज प्रेस जी, जी। और मीडिया को हुरैरा जी, इनका लोगों अहंकार की दिख दिक्कत रहा ये है, है, ये भाषा का चाहते प्रयोग हैं कर रहे हैं, के खिलाफ वही कार्रवाई न हो। जिस देश में ये प्रेस चाहते और हैं इनकी जो का मुंह दबाया जाता है बेनामी वो संपत्ति डेमोक्रेसी का का एंड है। उसके खिलाफ डेमोक्रेसी की ठीक है, खूबसूरती ठीक है है, प्रेस ठीक है। का फरहाद मतलब रईस, जनता फरहाद की रईस, आवाज। आखिरी कमेंट आपका आज भी। इन्होंने प्रेस और मीडिया को अपनी आवाज बना रखा ठीक है। है, ठीक है, ठीक है। फरहाद रईस आपका आखिरी कमेंट। मैं फिर अश्विनी जी से लास्ट कमेंट ले वही लूंगा। बात पूछ रहा हूँ, जी। कोई ऐसा सेक्टर बता दें जो फायदे में हो। ये फेलियर ऑफ पॉलिसी ठीक है। नहीं है गवर्नमेंट की, और क्या है? ठीक है, ठीक है। अब मैं जवाब ले लेता हूं, आप लोग सुन लीजिए खामोशी से, सुन लीजिए। अश्विनी जी मैं 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, टाइम ज्यादा हो रहा है कि वाकई में जब सरकार की इकोनॉमी एक तरह से इतनी बुरी हालत है, आप ही दोहरा अर्थव्यवस्था की इतनी बुरी हालत, क्या सरकार को उसकी तरफ नहीं सोचना चाहिए और उसके लिए निकल कर आना चाहिए? आवाम के बीच में एक रोड मैप रखना चाहिए सरकार को कि किस तरह से इस पर काबू पाएंगे। अबू हुरैरा जी, मैंने आपको फिर से कहा, देश में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हमारे पास हैं। अगर हमें कहीं कुछ फेलियर होती है तो हम कार्यकर्ताओं से सीधे पूछ लेते हैं। जो नहीं, ऐसी हालत कभी कांग्रेस की भी थी, ये सब बात मत कीजिए। इसी तरह की हालत ऐसे कभी कांग्रेस भी रहा करती थी, जरूरत नहीं है। देश की बात अश्विनी जी, इसी तरह से इतनी मजबूत कभी कांग्रेस भी हुआ करती होगी। जाहिर सी बात है कि आवाम के जो बुनियादी मसाले उन पर काम करने की जरूरत है। आप जश्न जरूर बनाइए, लेकिन एक एहतसाब भी कीजिए, रिव्यू भी कीजिए कि आवाम की नाराजगी कहां पर है, कौन सी ऐसी काम है जिनमें खामियां रह गई, कमियां रह गई, उस पर काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी उपाध्याय जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। अखलाक अहमद खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एमएच खान साहब, फरहाद रईस खान साहब और खालिद इबादुल्ला साहब, इसके अलावा अहमद जावेद, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।